Alright, so syllable is got to do with the pronunciation of a word, कि एक वर्ड को हम कितने पार्ट्स में प्रोनाउंस कर सकते हैं। एक वर्ड के अंदर एक मॉर्फीम हो सकता है और एक वर्ड के अंदर एक सिलेबल हो सकता है। पेन, देयर इज वन वर्ड, वन मॉर्फीम, वन सिलेबल। टेबल, वन वर्ड, टेबल इज वन वर्ड, one morpheme and two syllables. Admit all. So what is a syllable? Syllable is utterance. Syllable is utterance, a unit of pronunciation. The difference is morphology mein phoneme is the unit of meaning and syllable is unit of pronunciation. Okay, it has syllable hasn't got anything to do with the meaning. Syllable का meaning से कोई ताल्लुक नहीं है. Syllable सिर्फ और सिर्फ word की pronunciation है कि हम एक वर्ड को कितने पार्ट्स में प्रोनाउंस कर सकते हैं। आपको सिलेबल यूनिट्स का भी एग्जाम में टेस्ट दिया जाएगा। इन तमाम चीजों को नोट करते जाइएगा प्लीज। ओके, ऑलराइट, सो अ वर्ड इज अटर्ड इन parts, a single unit of speech, either a whole word or one word or word or one of the parts into which a word can be separated, usually containing a vowel. Well, that vowel is there. Vowel is also there. Vowel sound. Here I mean vowel sound. Okay. Can you see those words? Sir, one question please. जी बेटा। सर जैसे कि आपने कहा था कि फोनीम, yes, मॉर्फीम, जैसे कि आपने बोला था कि इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, yes. तो सर ये सिलेबल्स जो है ये हो सकता है डिवाइड? सिलेबल, अब पहले तो डिफरेंस मुझे बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। सिलेबल में और मॉर्फीम में क्या फर्क है और फोनीम फोनीम में क्या फर्क है? जी जी बेटा, सिलेबल में और मॉर्फीम में क्या डिफरेंस है? सर फिर से बता दें। जी नहीं पता ना? फिर से बता दें सर। यही मैंने कहा ना कि आपने गौर से नहीं सुना। सर वर्ड और प्रोनाउंसिएशन का फर्क है ना, रिमेंबर, आवाज का। मॉर्फीम की डेफिनेशन याद रखिएगा। मॉर्फीम इज अ मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ वर्ड। पेन जो है, लव्स पेन, PEN, पेन। पेन किसको कहते हैं? राइटिंग टूल है ना एक पेन। तो ये एक वर्ड है ना, पता है आपको ये वर्ड है? यस। ओके, इस वर्ड की मीनिंगफुल यूनिट यानी एक ही मीनिंगफुल यूनिट है, तो उस वर्ड को हम सिंगल मॉर्फीम कहेंगे। मॉर्फीम का मतलब क्या है? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ वर्ड। वर्ड्स, मॉर्फीम हैज गॉट टू डू विद द मीनिंग। लफ्ज के अंदर जो मीनिंग है ना, उसका उससे ताल्लुक है मॉर्फीम का। जबकि सिलेबल का ताल्लुक किससे है? सिलेबल का मीनिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। सिलेबल का सिर्फ तलफ्फुज से ताल्लुक होता है। एक वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं उसे हम सिलेबल्स कहते हैं। और एक वर्ड एक पार्ट में प्रोनाउंस होता है, जैसे पेन, MEN मेन, FN फैन, CAT कैट, वन सिलेबल। इसी तरह से जैसे कि टेबल है, द वर्ड टेबल, हाउ मेनी सिलेबल्स? हालांकि एक ही वर्ड है और एक ही मीनिंगफुल यूनिट है। मॉर्फीम कितने हैं इसके अंदर, टेबल के अंदर? दो। टू। कैसे टेबल के अंदर दो मॉर्फीम है? नो सर, एक ही मॉर्फीम है एंड बेल। बेटा वो तो तलफ्फुज की बात हो रही है, मैं मीनिंग की बात सर मॉर्फीम में क्या सिलेबल दो हैं? मॉर्फीम एक ही है ना बेटा। मॉर्फीम का मतलब सिर्फ और सिर्फ मॉर्फीम एक है, सिलेबल दो है। हाँ, मॉर्फीम का ताल्लुक मीनिंग से है और Yes, इस sir. वर्ड के अंदर एक ही मीनिंगफुल पार्ट है। टेबल, ये दो सिलेबल हो सकते हैं, लेकिन मॉर्फीम एक ही है, एक ही मीनिंगफुल पार्ट है, एक ही मीनिंगफुल यूनिट है। ठीक है ना? मॉर्फीम का ताल्लुक मीनिंग से है। मॉर्फीम का ताल्लुक किससे है? मीनिंग से है। जबकि सिलेबल का ताल्लुक प्रोनाउंसिएशन वर्ड से है। ठीक है ना? तो लफ्ज को कैसे प्रोनाउंस करते हैं भाई? टेबल है ना, टेबल एक वर्ड है, एक मॉर्फीम है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो कितने पार्ट्स में प्रोनाउंस कर रहे हैं इसको? सर समझ गए ना? दो सर, दो पार्ट्स में उसको सिलेबल, इसको सिलेबल कहते हैं। तो प्लीज गौर कीजिएगा। वो अच्छा जी, आते हैं सिलेबल्स और मॉर्फीम्स का डिफरेंस है एक वर्ड के अंदर, वर्ड को प्रोनाउंस। अच्छा जी, से फॉर एग्जांपल सितंबर है, सितंबर में कितने पार्ट्स हैं, कितने सिलेबल हैं? 3।
3. September. ओके, एजुकेशन में कितने सिलेबल हैं? 4. कैसे? 4. Education. 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 जब बच्चों को हम स्पेलिंग सिखाते हैं ना, तो बच्चों को हम सिलेबल्स में तोड़ते हैं वर्ड, ताकि बच्चा स्पेलिंग याद कर सके। ए टू सिलेबल्स पढ़ने की वजह से हमारा बच्चा वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सीख जाता है, सिलेबल्स की वजह से हमारा बच्चा स्पेलिंग सीख लेता है। तो सिलेबल हैज गॉट टू डू विद द प्रोनाउंसिएशन ओनली, इसका मीनिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। बॉय, हाउ मेनी सिलेबल्स? बॉय 1. और बॉय के अंदर मॉर्फीम कितने हैं? Just Only 1. 1. ओनली वन। बॉय बॉय है। It's बॉय sum of अच्छा, बॉय एक वर्ड है, बॉय एक मॉर्फीम है, और बॉय के अंदर एक ही सिलेबल है। अच्छा जी, डिजायर, लेडी, वाटर, जी हाउ मेनी सिलेबल्स? 2 syllable and 1 syllable. 1 morpheme. वन मॉर्फीम। कैसे? लेडी, लेडी में कितने सिलेबल्स हैं? 2. कैसे? Lady. लेडी, 2. टू सिलेबल्स। Words have 2 वाटर, हाउ मेनी syllables. सिलेबल्स? Lady. वाटर 2, sir. टू सिलेबल्स। Two. अच्छा, वाटर वन वर्ड है। 2. ओके, वाटर वन वर्ड है, इसके अंदर कितने मीनिंगफुल यूनिट्स Two. कितने हैं? हाउ मेनी मीनिंगफुल यूनिट्स आर देयर? Just 1, sir. One morpheme. Morpheme has got to do with the meaning. Syllable has got to do with the pronunciation, and that's all. और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? Crocodile. Yes. Crocodile. How many syllables? 3. 3 syllables. और morpheme कितने? Single. 1. 1. One morpheme. Salamander. How many syllables are there? 4. अच्छा जी, syllable की कितनी Yes, types होती हैं? 7 in doubt. सिलेबल की कितनी टाइप्स होती है? मोनोसिलेबिक यानी 1 सिलेबल 1 पार्ट, बायसिलेबिक यानी 2 सिलेबल्स 2 पार्ट्स, ट्राइसिलेबल यानी 3 सिलेबल्स, 4 सिलेबल्स यानी 4 और मोर देन 4 कैन बी कॉल्ड पोली। और पोली का मतलब क्या होता है? 3 से ज्यादा Many. 4 Many. 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 Yes, sir. More than 2. But it has only one morpheme. It has only one morpheme. आ जाते हैं 2 morphemes अब एक वर्ड में कैसे होते हैं? Boyish. अब यहाँ पर कितने morphemes हैं जी, बताइए। सर 2 2 morpheme है और syllables कितने? और 2 syllable. 2 syllables 2 morphemes। Yes, sir. जी, तो अब syllable को फिलहाल भूल जाएं, अब हम meaningful, क्योंकि syllable is only the pronunciation, a part of a word, कि word को हम कितने parts में pronounce कर सकते हैं। ओके, morpheme is the meaningful part। एक part में जब हम उसको तोड़ते हैं तो वो meaningful unit कितने निकलते हैं? Boyish. Boy means the boy, noun. Ish. Ish क्या होता है by the way? Ish. वो वाला ish नहीं है, ish. Okay, this is ish. ये क्या है ये? अच्छा, prefix है suffix है by the way? Is it prefix or suffix? Sir, suffix is end में लग रहा है. सफिक्स है एंड, ओके, एंड में लग रहा है। याद रखिएगा, सफिक्स एंड में लगता है, लेकिन जो सफिक्स होता है या प्रीफिक्स होता है वो होता मीनिंगफुल ही है। तो इश का मतलब क्या होता है? लाइक, है ना? तो बॉय इश। अच्छा जी, डिजायरेबल, हाउ मेनी सिलेबल्स एंड हाउ मेनी मॉर्फीम्स? So 3 syllables. 3 सिलेबल्स? नहीं, कोशिश। No sir, 4. सर 2 morpheme है. Desirable. बेटा पॉलीसिलेबिक है, डी, जायर, Yes sir. ए, Desirable. Bell. ओके, 4 सिलेबल्स हैं, लेकिन वर्ड कितने हैं ये? 2. 1 वर्ड, डिजायरेबल। सर वर्ड एक है लेकिन morpheme 2 है सर. वर्ड, मैं आइडेंटिफाई करा रहा हूं, तो वर्ड, सिलेबल्स और मॉर्फीम्स, तीनों चीजों को। हाउ मेनी वर्ड्स आते हैं? दिस इज 1 वर्ड, डिजायरेबल। Yes sir. अब इस 1 वर्ड को मीनिंगफुल यूनिट्स में जब हम डिवाइड करें तो फिर हमें कितने मीनिंगफुल यूनिट्स मिलते हैं? 2. 2 2 meaningful sir. units. That is what is morpheme. Desirable 2 morphemes. चलें जी, आ जाइएगा 3 morphemes, यानी हमारे पास एक से ज्यादा morpheme भी लग सकते हैं एक वर्ड के अंदर। Boy is the stem, और उसके बाद ish and ness. How many words? How many syllables? How many morphemes? Sir, 1 word Sir, 3 and 1 3 word. syllables. Boyish is 1 word. 1 word. How many syllables?
3 syllables. 3 syllables. Syllables. And how many morphemes? In boy, there is one syllable. Boy. Ish. Nest. One morpheme in boy. How many morphemes are there in these three units? In this word, how many meanings? How many morphemes Two, are sir. there? Three, sir. Three. Plus, Three. plus, Three plus, morphemes. plus three morphemes. Desirability. Desirability. 4 morphemes. For example, a one word can be divided into 4 different words. Gentle, manliness. 4 morphemes. Yes. Undesirability, not, desire, ability, undesirability. ये 4 मीनिंगफुल यूनिट्स हैं एक वर्ड के. इसी तरह से हमारे वर्ड्स बनते हैं और इसी तरह से हम अपने नए वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं. मोर देन 4 मॉर्फीम्स क्या हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वर्ड सुना है एंटी डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म. हाउ मेनी मॉर्फीम्स? यस सर. हाउ मेनी मॉर्फीम्स? फिर से आप बता देते जो हम वर्ड काउंट करते को जाएंगे. ब्रेक करें और उसके मीनिंगफुल यूनिट्स को आइडेंटिफाई करें. यही आपका टेस्ट भी होगा जी. एंटी डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म को अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या हमें, वैसे तो बड़ा मुश्किल वर्ड लगता है ना, एंटी डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म. व्हाट कुड बी द पॉसिबल मीनिंग? एंटी अगेंस्ट. सर 9 syllables. नहीं, सिलेबल्स को फॉरगेट, अभी मीनिंगफुल यूनिट्स पे रहे. एंटी डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म की मीनिंग क्या हो सकती है? पॉसिबल मीनिंग जब हम वर्ड्स को इट्स कंपोनेंट पार्ट्स में ब्रेक करते हैं. एंटी, अगेंस्ट. जी एक तो सर ये वर्ड भूल जाते हैं. वर्ड भूल जाते हैं? कौन से वर्ड? ये वर्ड पूरा वर्ड भूल जाते हैं वो. जी. How many morphemes do you see there? 7. 7. अच्छा, उसकी मीनिंग पता है क्या है? नीचे मीनिंग लिखी हुई है. Opposition to the disestablishment of the Church of England. So disestablishment की opposition. Establishment. Away. Anti means against. Establish verb है और ment is a noun. तो establishment के जब when we are away from disestablishment, so we are against that thing. The anti-disestablishment arianism, opposition to the disestablishment of the Church of England, and this is how you find the meanings by breaking a word into its meaningful parts, and those meaningful parts are called morphemes. Okay जी. syllables और morpheme में difference सिर्फ clear होना चाहिए. अच्छा जी, क्या हमने कहा कि जी जो हमने वर्ड्स को ब्रेक करते हैं तो हमें मीनिंगफुल पार्ट मिलते हैं, क्या वाकई में ऐसा ही है? कैट, लव्स वर्ड कैट है. कैट, सी नॉट CATS, कैट्स, इट्स CAT. हाउ मेनी मॉर्फीम्स? 1. 1 मॉर्फीम. अच्छा जी, CATS. हाउ मेनी मॉर्फीम्स नाउ? 2. हाउ? कैसे पता चला? There is a Sir, S because it's showing it's plural. Exactly, making it plural. That is also morpheme. And so it has also added some meaning. Okay, exactly, 2 morphemes. लेकिन अगर हम वर्ड कैटेगरी को देखें तो वहां पर हमें कितने मॉर्फीम मिलते हैं? अब आप कंफ्यूज हो गए ना? तो कैट का मतलब बिल्ली एंड गोरी का मतलब यानी ब्लडी होता है. क्या ये 2 मॉर्फीम्स हैं क्या? नहीं. पता है आपको? कैटेगरी एक ही मॉर्फीम है. अब आप क्या करेंगे? एक वर्ड को 2 पार्ट्स में ब्रेक करके देखेंगे कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है. कैटेगरी क्या हमारे पास? कैटेगरी की मीनिंग क्या हो सकती है? बाय द वे, कैटेगरी की क्या मीनिंग होती है? जब हम कंडीशन चीजों को दर्जों में प्लेस करते हैं. कैटेगरी किस्म. ओके, दर्जात में. इट हैजंट गॉट टू डू इन एनीथिंग टू डू विद द कैट्स और ब्लड. It has got to do with the category. So यहाँ पर ये कैटेगरी 2 मॉर्फीम्स नहीं है, यहाँ कैटेगरी एक ही मॉर्फीम है. ओके, सो द रूल इज कि वो जो मीनिंगफुल यूनिट है ना, वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं और उनका आपस में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है. इफ देयर इज, इट इज अ मॉर्फीम. इफ इट इज नॉट देयर, सो इट इज नॉट अ मॉर्फीम. सो कैटेगरी इज जस्ट 1 word, 1 morpheme. Cats is 1 word, 2 morphemes.
Category is one word, one morpheme. So morpheme or not morpheme, that is the question you need to remember. Okay, so category has one morpheme, cats has two morpheme. Okay, what is the relationship between morphemes and words? ये words का morphemes का आपस में relation क्या होता है? We can understand the words that we have never heard before. बहुत सारे एंटी डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म मैंने वर्ड नहीं सुना था, लेकिन शायद मैं उसकी मीनिंग फाइंड आउट कर लूंगा थ्रू मॉर्फीम्स. ओके, फॉर एग्जांपल वो जो वर्ड्स आपने नहीं सुने हुए लेकिन मॉर्फीम्स टेल यू के हाउ दोस वर्ड्स आर फॉर्म्ड. ये वर्ड्स नया क्रिएट कैसे हुआ था. जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन आल्सो क्रिएट न्यू वर्ड्स. राइट है, द वर्ड इज राइट, WRITE. अगर हम उसके साथ ABLE लगा देते हैं तो व्हाट इट बिकम्स राइट एबल. और अगर हम उसके साथ प्रीफिक्स लगा देते हैं रीराइट एबल. ओके, अगर रीराइट के साथ से पहले भी एक और सफिक्स प्रीफिक्स लगा दें तो इट बिकम्स अनरीराइटेबल. See how just one stem and many words through morphemes, through morphemic study, through morphemic units. So we can we understand words that we have never heard before, and we can also create new words. आपने ये सुने होंगे अक्सर pentabulous, olpers. अब ये olpers कैसे बन जाता है, मतलब दो वर्ड्स को बना के olpers बन जाते हैं. chill और relax मिला के हम क्या बना लेते हैं, chillax बना लेते हैं. So we can create our own words we never heard before. So we can just break it into morphemes and we get the meanings of those words. Morpheme की types कितनी होती हैं? Now come to the main point. कि morpheme की types कितनी होती हैं? There are two types of morphemes बेटा, याद रखिएगा. How many types of morpheme? Two. Free morpheme and bound morpheme. अच्छा जी, याद होगा कि necessary की meaning क्या है? What is the meaning of necessary word? Necessary. Important. Important. Essential. जी. Zaruri, important. Compulsory. and obligatory. मतलब जो कुछ भी बोले यानी it has got to do with the importance. Important. अच्छा जी, necessary can stand alone. नेसेसरी को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स फंक्शन. लेकिन अन का मतलब क्या होता है? अन का मतलब क्या होता है? यू एन अन, अननेसेसरी में जैसे आप सुनते हैं. Not. नहीं. अच्छा, Not. अन भी एक मॉर्फीम है और नेसेसरी भी एक मॉर्फीम है. ठीक है ना. नेसेसरी को आप कहीं पे भी फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन यूज कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर, ओके, इंडिपेंडेंटली. लेकिन अन को आप कहीं यूज कर सकते हैं? No, sir. वी कैन नॉट. आपने क्लॉज पढ़े ना, दो Word तरह के के साथ- क्लॉज होते हैं, डिपेंडेंट Yes, sir. क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज. जी, क्लॉज पढ़ा है? Yes sir. क्लॉज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप होते हैं ना, डिपेंडेंट क्लॉज जी और जी sir. इंडिपेंडेंट क्लॉज. Independent clause. Okay, for example, we cannot play cricket. We cannot play cricket. ये क्या है? ये क्लॉज है, सेंटेंस है? We cannot play cricket. Sentence. Sentence है? Sir. Are you sure? सर क्लॉज है पूरा. क्लॉज है तो सेंटेंस नहीं है. यस सर, सेंटेंस तो है लेकिन सर ये अपना मीनिंग दे रहा है पूरा कंप्लीट. Cannot play cricket. We cannot play cricket. Okay जी, मैं यहाँ पर अगर फुल स्टॉप लगा दूं, can we call it a sentence? यस सर. Yes, sir. Okay, we call it a sentence. Yes, sir, और sentence. होता क्या है by the way? जी, सर जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट हो. क्लॉज का मतलब होता है, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब. बस क्लॉज इज क्लॉज. अच्छा, फ्रेज में और क्लॉज में क्या डिफरेंस है? फ्रेज हैज गॉट टू डू विद द वर्ड्स. ओके, ओनली वर्ड्स. One word can be one phrase. Ali is a noun phrase. Okay, play is a verb phrase. In my pocket, तो यहाँ पर in preposition है, prepositional phrase है. अब in के साथ जब हम use कर रहे होते हैं in my pocket, तो ये prepositional phrase कहलाता है. Phrase can be one word or more than one word. Phrase has got to do with the words, whereas clause has got to do with the structure. A clause is a structure of subject and verb
which may or may not give complete meaning. Which may or may not give complete meaning. क्लॉज यहाँ पर सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा. सब्जेक्ट और वर्ब may or may not give complete meaning. When I say I sleep, does it give complete meaning? I sleep. मैं सोता हूँ. I sleep, beta. Are you there? Yes, sir. Yes. I sleep is a complete sentence. Okay. ठीक है ना? यहाँ पर आप कितने वर्ड्स हैं आपके पास? सब्जेक्ट भी है Verb. Verb भी है. और वर्ब भी है. आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है. ठीक है ना? अच्छा, ये सब्जेक्ट और वर्ब जब हमारे पास कंप्लीट मीनिंग देते हैं और समटाइम्स कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, तो जब वो कंप्लीट मीनिंग देते हैं ना, तो दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज. Dependent clause. Independent clause. जब वो अपनी कंप्लीट मीनिंग नहीं, इट मींस कि जब मैं कहूँ ना कि which may or may not give complete meaning, it means there are two types of clauses. Okay, one is independent clause जो कंप्लीट मीनिंग देता है, और वन इज डिपेंडेंट क्लॉज. सॉरी, ओके, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट वर्ब होता है और डिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट वर्ब होता है. ओके, सब्जेक्ट वर्ब and dependent clause is also subject verb. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो हमने कहा ना कि मैंने आपसे पूछा कि we cannot play cricket, we cannot play cricket, is it a sentence or a clause? बेटा, जब क्लॉज अपनी कंप्लीट मीनिंग देता है ना, जब क्लॉज अपनी कंप्लीट मीनिंग देता है तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है, और वो ही सेंटेंस भी कहलाता है. उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस. इंडिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल सेंटेंस. Okay, it is also called. Sir, with dependent or independent? जी जी बेटा, Dependent or independent? जी जी, क्वेश्चन क्या है आपका? सर यही आपने कहा कि अभी मतलब कि कंप्लीट मीनिंग कौन देता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट. इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब क्या होता है? सर जो दूसरों पे इंसाफ नहीं करता, मतलब खुद कंप्लीट. इन द वर्ड इन प्रीफिक्स. इन प्रीफिक्स. इन मीन नॉट. नॉट. कंप्लीट का अपोजिट क्या यहाँ है? पर तो नॉट. हाँ जी, मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं और आपको मॉर्फीम में तोड़ना नहीं आ रहा वर्ड को. इनकम्प्लीट में कितने, इनकम्प्लीट में हाउ मेनी मॉर्फीम्स आर देयर? इनकम्प्लीट So we are not sir. audible, sir. टू मॉर्फीम्स. Two morphemes. Yes sir, two more things. इनका मतलब क्या है? नॉट. एंड कंप्लीट का मतलब होता है कंप्लीशन, ऑफ कोर्स. सो इनकम्प्लीट मींस नॉट कंप्लीट. व्हेन आई से इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो इसका मतलब क्या हुआ? Sir, it means incomplete. Not dependent. A clause which gives incomplete meaning. नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट. यानी वो सेंटेंस, वो क्लॉज. अच्छा, क्लॉज सेंटेंस भी होता है, ये याद रखिएगा. इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सिंपल सेंटेंस भी होता है. जब मैंने आपसे पूछा ना कि ये क्लॉज है या सेंटेंस है, तो बेटा ये दोनों है. ये क्लॉज भी है, और वो कौन सा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है. और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सेंटेंस है या नहीं है, तो ये सेंटेंस भी है. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सिंपल सेंटेंस भी होता है. याद रखिएगा, क्लॉज सेंटेंस भी होता है. जब वो सेंटेंस तब बनता है जब वो कंप्लीट मीनिंग देता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो सिंपल सेंटेंस. अच्छा जी, वी कैन नॉट प्ले क्रिकेट, कौन सा है? ये क्लॉज है या सेंटेंस है बेटा? We cannot play cricket. A clause or a sentence? Sentence. सर सेंटेंस भी है सर, Sentence भी है और क्लॉज भी है सर. clause भी Clause है. भी है. Exactly. Now ये sentence भी और clause भी. और ये कौन सा sentence है by the way? इंडिपेंडेंट. Independent sentence नहीं, simple sentence. सिंपल सेंटेंस तो है सर, लेकिन क्लॉज इंडिपेंडेंट है सर. Independent clause कहेंगे इसको आप. क्या कहेंगे? Independent clause. Independent clause की मीनिंग क्या होती है? Independent clause की मीनिंग ये होती है कि a clause which gives complete meaning and can be used separately, individually, on its own. We cannot play cricket. जब मैं आपसे अलीशेर बेटा आपसे कहूंगा कि ना we cannot play cricket, आपको मतलब पता चल जाएगा कि ये क्रिकेट नहीं खेल सकता. ठीक है ना? आपको पता चल गया ना? मीनिंग कंप्लीट कन्वे Yes, हो sir. गई बेटा. यस सर. इसको छोड़ दें, ये भूल जाएं कि वी कैन नॉट प्ले क्रिकेट कोई चीज है. मैं आपसे एक और जुमला बोलता हूँ, एक और क्लॉज बोलता हूँ.
when it is hot. When it is hot, बेटा अलीशेर, do you get the meaning? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और यहाँ पर वर्ब भी है, तो जब हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है तो इसका मतलब है कि ये क्लॉज है. Yes, sir. अच्छा, does it give Sir, complete meaning? No, sir. No. अच्छा, क्यों? Why doesn't give it complete meaning when it is hot? Sir, when it is hot. जब गर्मी होती है सर, तो पता बेटा नहीं चल रहा क्या क्या होता है फिर. अच्छा, इसको मैं कहूंगा कि या क्या ये क्लॉज है या ये सेंटेंस है? जी अब बताइए. सर ये सेंटेंस भी है सर. नहीं बेटा, ये सेंटेंस नहीं है. नो When The dependent clause है, sir, sir. ये क्लॉज है. Dependent अब clause. यहाँ पर ये सिर्फ क्लॉज है. अब यहाँ पर ये सिर्फ क्लॉज है और ये कौन सा क्लॉज है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है. याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सिंपल सेंटेंस होता है. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सिंपल सेंटेंस होता है क्योंकि इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर ऑन इट्स ओन. मैंने आपसे कहा अलीशेर बेटा वी कैन नॉट प्ले क्रिकेट, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, थैंक यू वेरी मच. ओके, लेकिन जब मैंने इससे कहा कि वी कैन व्हेन इट इज हॉट, तो मैं बेटा आपसे बार बार कहता हूँ व्हेन इट इज हॉट बेटा, व्हेन इट इज हॉट, व्हेन इट इज हॉट. अब आप आगे पता है क्या बोलेंगे? पता है आप आगे क्या बोलेंगे? तो आगे भी बक व्हेन इट आई इज, डोंट नो. Yes. है ना? Yes, sir. Because Yes, it sir. doesn't give complete meaning, it doesn't convey complete meaning. When it does, when a clause can stand on its own, when a clause gives complete meaning, it is called an independent clause. तो वो अपने तौर पर वो पूरे, we cannot, a simple sentence can be used anywhere to convey meaning, but a dependent clause cannot convey its meaning and it cannot be called a sentence. A dependent clause is not a sentence. Independent clause is a sentence. Dependent clause कभी भी, ये जो dependent clause है ये कभी भी सेंटेंस नहीं हो सकता. ठीक है ना? अब टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, व्हाट डज इट नीड? जी, इसको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होगा? इसको पीछे लेके जाके, पीछे ले जाके आपने इंडिपेंडेंट के साथ मिला देना है. अब कंप्लीट मीनिंग हो रही है? Yes, sir. अब हो रही है. Yes, sir. अब हो रही है ना बेटा? वी कैन नॉट प्ले क्रिकेट व्हेन इट इज हॉट. तो यहाँ पर कितने क्लॉजेस हैं? 2 क्लॉजेस हैं. पहले जो डिपेंडेंट क्लॉज था वो सेंटेंस नहीं था, लेकिन जब डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट के साथ मिलता है ना, तो अब ये सेंटेंस बन जाता है. अब ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? जी बेटा, इंडिपेंडेंट. बेटा इंडिपेंडेंट सेंटेंस तो कहलाएगा, लेकिन अब ये कौन सा सेंटेंस इंडिपेंडेंस कैसे हो सकता है? सेंटेंस तो कंप्लीट Complex sentence. Who is this? Uruj Khan, is it you? Yes, sir. Excellent beta, excellent. Okay, so see, we cannot play cricket. ठीक है ना? This is इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो this is independent clause and this is also simple sentence. ठीक है ना? Okay जी, when we cannot play cricket when it is hot. अच्छा जी, इसके बाद एक और clause भी करते हैं. I play cricket. Okay जी, I play cricket. My brother plays hockey. जी, कितने? अच्छा जी बेटा, ये I play cricket क्या है? क्लॉज है या सेंटेंस है? I play cricket क्लॉज है या सेंटेंस है? सेंटेंस है, क्लॉज नहीं है ये. Both, sir. Both. अच्छा, Clause and sentence. कौन सा सेंटेंस है और कौन सा क्लॉज है? Sir, it's independent clause. It is independent clause and simple sentence. My brother plays hockey. कौन सा is it a sentence or a clause? Sir, it is also a sentence and also a clause, sentence and it is or a independent clause. Clause. जी, both are independent. याद रखिएगा. चले जी, both can stand alone. Both can stand on their own. दोनों sentences हैं और दोनों complete हैं. दोनों independent clauses हैं. दोनों simple sentences हैं. लेकिन जाहिर सी बात है कि जब दो sentences हम आपस में मिलाते हैं, तो अगर यहाँ पर हम लिख लें इन दोनों को मिलाने के लिए and my brother plays hockey. अब दो independent sentences हैं. जब दो independent sentences आपस में मिलते हैं, तो ये सेंटेंस बनता है. Compound sentence. ये कहलाते हैं कंपाउंड सेंटेंस. दे आर कॉल्ड Yes, sir. कंपाउंड सेंटेंस. अच्छा जी, हमारे पास एक होता है सिंपल सेंटेंस, और जब दो सिंपल सेंटेंसेस मिलते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं. अच्छा जी, जब हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलते हैं तो
क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स Complex सेंटेंस, compound sentence. सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये 3 क्लॉजेस होते हैं। एक और क्लॉज भी, एक और सेंटेंस भी आता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पता है वो क्या होता है? सर एक से दो से ज्यादा जुमले सेंटेंसेस। One, okay. I can not play when it is hot and it is hot. I go stay home. I stay at home and watch movies. जी बेटा, ये कौन सा सेंटेंस है? चलें आइडेंटिफाई करें। कॉम्प्लेक्स इस सेंटेंस के कितने Compound सेंटेंस के कितने पार्ट है? हम सेंटेंस के अंदर भी यही चीज सीखेंगे, इसी वजह से थोड़ा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। व्हेन इट इज हॉट, ये सेंटेंस है या क्लॉज है? क्लोज, ये क्लॉज है, सेंटेंस। क्लोज ये कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा जी, भूल जाइए व्हेन इट इज हॉट को। आई स्टे एट होम क्लॉज है या सेंटेंस है? क्लॉज भी है, सेंटेंस भी है सर। क्लॉज भी है, सेंटेंस भी है। सेंटेंस भी है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है और सिंपल सेंटेंस है। आई वॉच मूवीज। यस सर। जी, अगर मैं यहाँ पर चले आई भी लगा देता हूँ आपकी आसानी के लिए फिलहाल, नॉट नेसेसरी अदरवाइज। लेकिन आई वॉच मूवीज क्लॉज है या सेंटेंस है? बहुत दोनों सर। sir. बोथ। यस सर। Yes sir. अच्छा, इट इज बोथ। ओके जी, तो हमारे पास कितने डिपेंडेंट है और कितने इंडिपेंडेंट है इस सेंटेंस के अंदर? सर वन डिपेंडेंट एंड टू इंडिपेंडेंट। तो इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? याद रखिएगा, कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, वर्ड के अंदर ही उसकी मीनिंग है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है? क्योंकि अंदर इसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज भी है। तो जब हमारे पास Yes जब sir. हमारे पास 2 सिंपल सेंटेंस होंगे, यानी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, तो कंपाउंड कहलाएगा। और अगर उसके साथ एक डिपेंडेंट मिल जाता है तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। So basic clause की definition क्या है? A clause can be dependent, a clause can be independent. Independent clause can stand alone on its own, whereas dependent cannot stand alone, cannot be used alone. अपनी मीनिंग देने के लिए उसको किसी इंडिपेंडेंट के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हुआ? Yes sir. Yes sir. Sir, I have a question. You have a Yes, sir, question? हुआ। जी, ask बेटा। Sir, you said that when you have one dependent and two independent clause, so it is complex compound because it has 2 independent clause. Therefore, we are saying it's compound. But if we have another situation, like if I will make sentences 2 dependent and 1 independent. So what will be the sentence? Complex. It is complex. Only complex? यस बेटा, कंपाउंड उस सूरत में कहेंगे जब हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट होंगे। कंपाउंड का मतलब ही होता है 2 इंडिपेंडेंट। ठीक है ना? ओके सर। क्लियर? तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि देयर इज वन, कंपाउंड का मतलब ये है कि 2 इंडिपेंडेंट, और कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि 1 डिपेंडेंट। सो एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट और 1 डिपेंडेंट, बाकी जितने भी हैं इट मेक्स नो डिफरेंस। ओके, सो देयर इज चैट, समबडी हैज घर। हु इज दिस घर बेटा? अब्दुल्ला। Sorry sir, वो private message आया sir. Alright, that's all right. Private message आया था तो वहाँ पे मैंने. It's okay बेटा, no problem. Okay जी, let's get back to our topic के हमारे पास जो क्लॉज भी हमारे पास डिपेंडेंट होते हैं और क्लॉज इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है? आपको कुछ समझ में आई ये बात? यस सर। ओके, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा। हमारे सेंटेक्स में हम यहीं पे ही मतलब जो है ना आके दोबारा स्टक होंगे क्लॉज के तरफ, और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दीजिएगा। क्लॉज को कितने आसान तरीके से कुछ समझ मतलब साइंटिफिकली हमने स्टडी किया, शायद ये क्लियर रहेगा।
ठीक है ना? Hope so, sir. Inshallah. ओके एक्सेलेंट. किसी को समझ में नहीं भी आया ना तो बेटा यू कैन स्टॉप मी. ओके यू कैन रेज योर हैंड के यहाँ पर रोक दे, मुझे नहीं समझ में आया. 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है. ओके जब 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस मिलते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, और जब डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है कि कंपाउंड है तो इसका मतलब है कि 2 इंडिपेंडेंट है, और कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब है कि एक डिपेंडेंट भी है. अब एक से ज्यादा भी डिपेंडेंट हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट होगा तो कॉम्प्लेक्स होगा. So compound complex means 2 independent clauses at least and 1 dependent clause at least. Okay, now the next, let's get back to our knowledge for morpheme. Okay, F6 नहीं F5. मॉर्फीम की भी 2 टाइप्स होती हैं. जैसे आपसे मैंने कहा ना कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज. Independent sentence can be used anywhere, okay, because it conveys full meaning. An independent clause cannot be used anywhere because it has incomplete meaning, so it needs independent clause. यहाँ पर भी morpheme 2 तरह की होती है. Necessary can be used anywhere according to its function, but un cannot be used. Un को हम हालांकि meaningful है, although meaningful, it cannot be used everywhere or anywhere until or unless it is attached to free morpheme. तो it means के morpheme भी 2 तरह के होते हैं. एक होता है free morpheme यानी dependent morpheme, और एक होता है independent morpheme, और एक होता है bound morpheme which means dependent. अच्छा जी, free morpheme से होती हैं. free morpheme की भी 2 टाइप्स होती हैं. free morpheme necessary और bound morpheme incomplete. free morpheme in bound morpheme तो मिलके बनाता है incomplete. Complete, incomplete, necessary, unnecessary. Okay जी. So free morpheme और bound morpheme तो थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको? जी बेटा, free morpheme और bound morpheme. आपकी आवाज कट रही है. आवाज कट रही है, अब सही है? Network problem, sir. Okay, नहीं समझ में आया इसका मतलब है. free morpheme. Yes, sir. अब ठीक है. अब सही है. free morpheme और bound morpheme में क्या डिफरेंस है? Sir, free morpheme is like independent clause. Free morpheme, okay, no, it is not a clause, it is a word. Free morpheme, like independent clauses, can be used anywhere on their own. Okay, like necessary, complete, or happy can be used anywhere. Happy को हम किसी भी situation में according to the words function we can use. कि ठीक है ना? लेकिन it is free morpheme. It is called free morpheme, like independent clauses. ओके, डिपेंडेंट क्लॉज अलग से यूज नहीं हो सकते. इसी तरह से अन क्या है? अन का मतलब क्या है बेटा? अन का मतलब होता है जी नॉट. इन का मतलब क्या होता है? Again, not. ओके. ए का मतलब क्या होता है? One. नॉट. Sir, what? अ का मतलब क्या होता है? अ इज अ प्रीफिक्स. बायोजेनेसिस और अबायोजेनेसिस पढ़ा था ना आपने? Yes, yes. नॉट. ओके, ये जो अन इन है ये मीनिंगफुल यूनिट्स तो हैं, मॉर्फीम्स तो हैं, लेकिन ये वो मॉर्फीम है जो कि सेपरेट यूज नहीं हो सकते जब तक कि उसको इंडिपेंडेंट मॉर्फीम के साथ अटैच ना किया जाए. तो हमारे पास जैसे क्लॉज हैं 2 तरह के, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसी तरह से मॉर्फीम भी 2 तरह के हैं. वर्ड्स की भी 2 काइंड्स, मॉर्फीम्स की भी 2 कैटेगरीज हैं, एक डिपेंडेंट मॉर्फीम और एक इंडिपेंडेंट मॉर्फीम. इंडिपेंडेंट मॉर्फीम कैन बी यूज्ड एनीवेयर एवरीवेयर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. Dependent morpheme cannot be used until or unless it is attached to that independent morpheme. Necessary के साथ unnecessary can be used, but un cannot be used. Un can convey only its meaning only when it is used with necessary. Unnecessary, incomplete. तो ये 2 तरह की मॉर्फीम होती है. एक होता है फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम. अच्छा, जो फ्री मॉर्फीम होते हैं ना, ये भी 2 तरह के होते हैं. एक होता है लेक्सिकल मॉर्फीम और एक होता है फंक्शनल मॉर्फीम. और जो बाउंड मॉर्फीम होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं, एक डेरिवेशनल मॉर्फीम और एक इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम.